से पूछा कि क्या मतलब उनका राजनीति में प्रॉपर इंटरेस्ट है या अगर राजनीति में ना होते तो क्या करते। तो उनका जवाब था कि अगर हमारे भैया विधायक ना होते तो हीरो होते। सांगा जी क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आपकी, चेहरा मोरा बहुत अच्छा है, जिसको पसंद करता है। कुल मिला के मैंने भी आपसे कहा, किसी का भाई किसी का बेटा हूँ, कोई अपना एक मित्र के रूप में मुझे जान रहा है, तो जो जिसका सुख चिंता है उसके बारे में अच्छा ही सोचता है। आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी में बड़ा बाहुबली किसे मानते हैं? देखिए, कोई मैं उसको बाहुबली नहीं मानता। अभिजीत सिंह सांगा अगर आगे चल के और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो पहला काम क्या करेंगे, जो लग रहा है कि यार ये अभी अधूरा है, अभी अगर मुझे जिम्मेदारी मिले तो पहला एक्शन इसी पे। मैं केवल पैसा लेना, धन लेना ही भ्रष्टाचार नहीं मानता हूँ। किसी काम को डिले कर देना, देर कर देना, किसी को परेशान कर देना भी भ्रष्टाचार। और ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करके अगर एक्शन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार की छवि और बेहतर। ये भी कृष्ण जन्मभूमि है, तो इसमें जो लोग कुछ भी कह रहे हैं कहते रहे, जो होना है वो होके रहेगा। तो सांगा जी इसको क्या कह रहे हैं? होना ही चाहिए। भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बनेगा, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर कृष्ण मंदिर बनेगा, इसमें बुराई क्या है? विवाद को खत्म करना, बुराई क्या है? नमस्कार, न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। शख्सियत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है, जिसमें हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और अपनी मेहनत के दम पर ऐसा मुकाम बनाया, ना सिर्फ अपने क्षेत्र ना शहर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक पहचान बनाई और नाम रोशन किया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। संघर्ष करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है और ज़मीन के इतने जुड़े नेता हैं कि जब हम यहाँ तक का सफ़र तय कर रहे थे उनके आवास तक आने का, तो हमने किसी से पूछा कि अभिजीत सिंह सांगा का घर कहाँ है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि भैया बिल्कुल नाक की सीट पर सीधा चले जाइए और किसी भी बच्चे, किसी भी बूढ़े और किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वो आपको घर तक छोड़ देगा। तो ये पहचान है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात किनकी कर रहा हूँ। बीजेपी के 2 बार के बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल पूछने हैं। अभिजीत सिंह सांगा है कौन, बचपन क्या है, परिवार क्या है, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी एक्साइटेड हैं क्योंकि वो आपको एक पॉलिटिशियन के तौर पे तो जानते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में अभिजीत सिंह सांगा हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, वो कौन है? देखिए, मेरा तो मानना है कि आपका जो भी व्यक्तित्व है वो इतना सुलभ होना चाहिए, इतना मिक्सअप आपको होना चाहिए कि हर बच्चे को लगे कि ये मेरे बड़े भाई हैं, हर नौजवान को लगे कि मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, हर माँ बेटी बहन जो मेरे दरवाजे है उसको वो अपनत्व महसूस हो। एक विश्वास है, और देखिए हर रिश्ता विश्वास से चलता है, वही मुझे लगता है उस नाम के साथ विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए? कौन सी ऐसी घटना थी कि लगा नहीं यार तो मैं राजनीति में ही जाऊंगा? एक, क्योंकि वो जो बाली उम्र होती है ना, युवा अवस्था के ऊपर आप आते हैं, तो वो चाहे छात्र की राजनीति हो, कब ये फैसला करा कि अब करनी तो राजनीति है? देखिए, कहीं ना कहीं एक सच्चाई है कि आप बनना कुछ चाहते हो, कभी कभी बन कुछ और जाते हो। बचपन में मैंने एनडीए का भी एग्जाम दिया और भी इच्छा थी कि देश की सेवा कर पाऊं, सेना में शामिल हूं, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि क्योंकि राजनीतिक परिवार से जुड़ा रहा, मेरे चाचा राजनीति में रहे, मेरी माता जी राजनीति में है, बचपन से उन संस्कारों में पला बड़ा हूं कि मैं आम जनजीवन को, आम जनमानस की समस्याओं को बहुत पास से, मैंने नजदीक से देखा हुआ। वो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि मुझे कहीं ना कहीं उस परिवार के उस दायित्व को आगे बढ़ाने का मौका मिला। मौका जनता ने दिया, और जिस समय लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था मैं, उसी समय जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिल गया। ऐसी परिस्थितियां बनी कि 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ। तो
एक शुरुआत हो गई। और वो जब जो फील्ड तय हो गई, जब मैं जिला पंचायत सदस्य बन गया तो निश्चित रूप से फिर ये तय कर लिया कि अब राजनीति करनी है, और आनंद आने लगा जनता के बीच में रहने में, उनकी सेवा करने में, उनके सुख दुख में जाने में। जो ये परिवार का भाव स्थापित हुआ, आज तक उसी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी माता जी का, चाचा जी का राजनीति में प्रवेश रहा है, तो आपके अभिजीत सिंह सांगा के पीछे मोटिवेट करने में किस सदस्य का ऐसा हाथ है जिसका सबसे ज़्यादा लगाव कि इनका बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे राजनीतिक करियर में रहा है? निश्चित रूप से मेरी माता जी ने हमेशा मेरे हर निर्णय में मेरा सहयोग देने का काम किया। देखिए, राजनीतिक जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, और शुरुआत के दिनों में मैं विपक्ष में रहा। 2017 के पहले मैं लगातार विपक्ष में रहा। अनेकों संघर्ष में, अनेकों जो समस्याएं राजनीतिक लोगों को देखने को मिलती हैं, वो फेस करता रहा। लेकिन कभी भी मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी माता जी ने हमेशा मुझको प्रोत्साहित करने का काम किया, कभी डिमोरलाइज करने का काम नहीं किया। इससे बड़ी से बड़ी चुनौती को मैं फेस करता रहा, लड़ता रहा, उस पर विजय पाता रहा। अभी हम राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा शुरुआत में ही रहना चाहता हूं कि आप स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छे रहे, और अभी जब मैं बाहर बैठा था और यहाँ की जो आम जनता है आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आएंगे तो उनकी जो भी परेशानी है उनको दूर करेंगे, तो उन्होंने कहा, मैंने एक से पूछा कि क्या मतलब उनका राजनीति में प्रॉपर इंटरेस्ट है, या अगर राजनीति में ना होते तो क्या करते? तो उनका जवाब था कि अगर हमारे भैया विधायक ना होते तो हीरो होते। सांगा जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आपकी, चेहरा मोहरा बहुत अच्छा है। जो जिसको पसंद करता है। कुल मिला के मैंने भी आपसे कहा, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, कोई अपना एक मित्र के रूप में मुझे जान रहा है, तो जो जिसका सुख चिंतक है उसके बारे में अच्छा ही सोचता है। तो मेरा तो ये मानना है कि हाँ, अगर स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, अगर कभी मौका मिलता और इस तरह की परिस्थितियां रहती तो स्पोर्ट्स में मैं आगे जाने का प्रयास करता। अच्छा, राजनीति में जैसे ही प्रवेश होता है तो वैसे दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं, तो कभी परिवार में ऐसा कोई है जिसने कहा हो कि नहीं राजनीति में नहीं जाना है, या विरोध किया हो? नहीं, ऐसा नहीं था। सब ने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया, और बड़ा जितना संघर्ष मैंने किया, मेरे साथ साथ उन लोगों ने भी किया, और निरंतर मुझे प्रोत्साहित करते रहे, जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। आप भी फैमिली को लेकर बड़ा जो है पॉजिटिव रहते हैं, सजेस्ट रहते हैं, तो उनको कैसे समझाते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है तो जो माँ होती है या पत्नी होती है, मन घबरा जाता है, तो सांगा उनको कैसे समझाते हैं? अभी तक शुरुआत के दिनों में बहुत ऐसे संघर्ष की स्थिति रही, जहाँ पर सरकारों को फेस किया गया, बड़े बड़े राजनेताओं को फेस किया गया। इस तरह के भी विरोधी थे जिनसे हर तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन परिवार ने उस लड़ाई में हमेशा साथ दिया और कभी भी मुझे डिमोरलाइज नहीं किया। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मैंने बहादुरी के साथ आज तक हर जंग को लड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है हार हो या जीत हो, आपको युद्ध बहादुरी से लड़ना चाहिए। बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है कि वो जो क्षत्रियों वाली वो धमक है वो आपके अंदर है। अच्छा, शुरुआत आपने सपा से की, फिर आप कांग्रेस में आए, अब आप बीजेपी में 2 बार के विधायक हैं। ये तीनों ही पार्टियों को अंदरूनी तौर पर आप जानते हैं, तो क्या विचारधाराओं में क्या फर्क है तीनों ही पार्टियों में? देखिए, समाजवादी पार्टी का वो जो दौर था, मेरे चाचा स्वर्गीय श्रवण कुमार सिंह वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, और मैं उनके सानिध्य में राजनीति कर रहा था। मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मात्र मैं 21 वर्ष की आयु में जीता, और उनके मार्गदर्शन में जीता, उनके संरक्षण में जीता, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में थे, तो मैं उनके साथ रहते हुए समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी में रहते हुए अनेकों संघर्ष करते हुए जब मैंने वो दौर देखा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में रह करके हम नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित नहीं, ये गलत दिशा में पार्टी चल रही, या इसकी विचारधारा मुझको मैच नहीं करती, तो उस दौर में भी देखिए, जहां तक दल बदलने की लोग बात करते हैं, तो अक्सर हम लोग जो दल बदलते हैं, राजनीतिक लोग, वो सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि सत्ता पाने के लिए लोग दल बदलते हैं, सत्ता में जाने के लिए दल बदलते हैं, कोई पद पाने के लिए दल बदलता है। मैंने कांग्रेस जैसी पार्टी ज्वाइन की, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं था। मैंने कांग्रेस जैसी पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस में काम किया, और 2012 में कांग्रेस ने मुझको चुनाव लड़ने का मौका भी दिया।
मैं कांग्रेस के लिए तो जैसे आप तीनों पार्टियों की विचारधाराओं में अंतर की बात करते हैं, कांग्रेस ने मौका दिया, मैं चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक चुनाव, जो जिस क्षेत्र में 4,000 वोट भाजपा कांग्रेस को नहीं मिलता था, वहां मुझको 53,000 वोट मिला। और वही टर्निंग पॉइंट हो गया और आपके लिए। उसने उस चुनाव में निश्चित रूप से, उसको कहने में कोई संकोच नहीं, उस चुनाव ने आम जनमानस में, कानपुर की राजनीति में मुझको स्थापित करने का काम किया। चुनाव भले में हारा, लेकिन जनता के दिल को जीतने का काम उस चुनाव ने किया। बिल्कुल, क्योंकि ये बातें बहुत जो है पूरे कानपुर में थी। हाँ। कि मतलब हार भी इतनी शानदार हुई है, और यही वजह थी कि उम्मीद लोग कर रहे थे कि अगली बार वो बीजेपी से शायद, और वो हुआ भी। वो परिस्थितियां होती है, मैं तो कहूंगा ये नेतृत्व है, यही अंतर है। मैं अभी जो आप कह रहे हो सपा में, कांग्रेस में, भाजपा में क्या अंतर है, देखिए सपा कांग्रेस में अंतर ये है कि सपा और कांग्रेस में आपको बड़े पद पे जाने के लिए आपको मुलायम सिंह जी या गांधी परिवार का रिश्तेदार होना जरूरी, जरूर उनका बेटा होना जरूरी, उस खून का होना जरूरी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद तक, बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए आपको एक सच्चा कार्यकर्ता होना जरूरी। रामनाथ कोविंद जैसा उदाहरण आपके पास है, द्रौपदी मुर्मू जैसा उदाहरण आपके पास है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा उदाहरण आपके पास है, योगी आदित्यनाथ जी जैसा उदाहरण आपके पास है, अनेकों उदाहरण है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक आम कार्यकर्ता को ही मौका देने का काम किया है, ये इन दलों में और भाजपा में। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बीच में कई बार आपकी योगी जी से मुलाकात भी हुई है। योगी जी प्रदेश के नेता हैं और मोदी जी देश के नेता हैं, तो क्या प्रेरणा है जो आप इनसे लेते हैं? देखिए निश्चित रूप से इन लोगों के अंदर जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, 24 घंटे में 18 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, निरंतर हर योजना को क्रियान्वित करने के लिए, केंद्र सरकार की योजना प्रदेश में कैसे क्रियान्वित हो, इसके लिए योगी जी प्रयासरत रहते हैं। और कौन सी नई योजना प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लाई जा सकती है, वो योगी जी प्रयासरत रहते हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं जिन पर अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा, जो योगी जी ने इतने अल्प समय में योजना घोषित की, उसकी घोषणा की और उसको क्रियान्वित करके आज आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत भी करने का काम किया हुआ है। तो ये अपने आप में इन दोनों नेताओं से, और भाजपा में और भी बहुत से नेता हैं जिनसे आप सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि बिठूर विधानसभा क्षेत्र जो है वो ऐतिहासिक है और धार्मिक स्थान है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर अभी कौन सी चीज़ें हैं जो भी होना बाकी हैं, और आपको किस बात पर गर्व होता है कि ये मैंने करके दिखाया? ठीक है, मुझे यहाँ तक गर्व की बात है तो आज हमारा बिठूर, जो जिस समय 2017 में मैं विधायक बना था, मुझे जर्जर सड़कें प्राप्त हुई थी। बहुत से गांवों में बिजली नहीं थी, खंबे नहीं थे, तार नहीं थे। बहुत से क्षेत्र हमारी विधानसभा में ऐसे थे जो कानपुर जनपद के होते हुए कानपुर से कटे हुए माने जाते थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकाल में 2017 के बाद सड़कों का जाल पूरी बिठूर विधानसभा में बिछ चुका है। चौड़ी चौड़ी सड़कें बन चुकी हैं और बन रही हैं। आज डिफेंस कॉरिडोर, आप सार क्षेत्र चले जाइए, अडानी और अन्य उद्यमियों के उद्यम उपक्रम वहां पे स्थापित हो चुके हैं। आज फुटवियर पार्क हमारे रमैपुर में स्थापित हो चुका है। आज रिंग रोड, पूरे कानपुर जनपद का 70% रिंग रोड एरिया जो कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेगा, वो हमारे बिठूर विधानसभा में 70% है। आज हमारे बिठूर के घाट जो नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत निर्माण होकर के आज हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। आज बिठूर को आने वाले सभी मार्ग आप देख रहे हैं चौड़े हो चुके हैं या चौड़े होने की स्थिति में। तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे 200 गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी, वहां आज हम बिजली पहुंचाने में सफल हो पाए। आज हमारी विधानसभा में 99% गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली पहुंच चुकी है, बिजली का संकट जहां पर नहीं है। जो नई बस्तियां होती हैं उनमें भी हम लोग सर्वे करते रहते हैं, वहां भी बिजली पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस तरीके से बिठूर को हम लोगों ने, बिठूर विधानसभा को, जो आने वाला केडीए का भी जो प्रोजेक्ट है 2045 के लिए, हमारा जो न्यू कानपुर जो बसेगा, स्मार्ट कानपुर जो बसेगा, उसमें भी नई नई योजनाओं का अधिकांश लाभ बिठूर विधानसभा क्षेत्र में मिलने जा रहा है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी
लगातार जो है जितने भी दबंग रहे हों या हार्डकोर क्रिमिनल रहे हों या अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, जो बाबा जी ने कहा वो करके दिखाया। लेकिन विपक्ष कह रहा है ये कि कानून के अगेंस्ट में जाकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, संविधान को कुचला जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप, वो चाहे आप राहुल गांधी को ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, अन्य पार्टियों को ले लीजिए, सब ये कह रहे हैं। आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष अपने धर्म का पालन कर रहा है। मैं विपक्ष की बात की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि विपक्ष जो बोलेगा, विपक्ष ये तो बोल नहीं सकता कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष ये तो कहेगा नहीं कि योगी जी ने बड़े बड़े माफियाओं को समाप्त करके उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय जनता है, और जनता ने हर मुद्दे पर, हर चुनाव पर कहीं ना कहीं योगी जी के साथ खड़े होकर के योगी जी की हर नीति, हर योजना, हर एक्शन को सही बताने का काम किया। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि बुलडोजर कार्रवाई तो इन माफियाओं के ऊपर चली तो चली, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे उनके ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया। ये कैसा न्याय है? देखिए, विपक्ष तो इसमें कष्ट में है कि बहुत से ऐसे समर्थक थे जिनको अपने अपने जिले में जो विपक्ष के लिए काम करते थे और विपक्ष को चुनाव में मदद करते थे और भी अन्य चीजों में, अन्य विषयों में उनकी मदद करते थे, जिससे वो समाजवादी पार्टी की पहचान बन गई थी। आज उन अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को आज योगी जी ने जो मिट्टी में मिला दिया, उनका एक कार्यकर्ताओं का वर्ग खत्म हो गया है। वो जो उनकी पहचान थी, एक तो उनकी पार्टी का कोर क्या था, उनकी पार्टी का वोट बैंक क्या था। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था उनकी जाति का वोट, एक धर्म विशेष का वोट और उत्तर प्रदेश के गुंडों का वोट, माफियाओं का वोट। आज गुंडे और माफिया समाजवादी पार्टी के संरक्षण में जो फल फूल रहे थे, आज वो उत्तर प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। तो इसलिए आज समाजवादी पार्टी के नेता या विपक्ष के लोग परेशान। तो आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सेंट्रल में तो मोदी जी खुद कहते हैं कि राहुल जी को जितना बोलना है बोलने दीजिए, ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए बैटिंग कर रहे हैं। क्या यूपी में अखिलेश जी योगी जी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? क्योंकि तीन चीजें अगर मैं याद करूं तो उन्होंने मुख्तार या उनकी बात ली तो उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिया। फिर उन्होंने कहा ये कार्रवाई होगी तो उन्होंने वो भी कार्रवाई कर दी। तो लग रहा है कि ये फायदेमंद है अखिलेश यादव योगी जी के लिए। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है और देश का भी दुर्भाग्य रहा। देखिए, अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ और सशक्त विपक्ष भी होना बड़ा आवश्यक होता है। अखिलेश जी विपक्ष में है, संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। लेकिन जो इन लोगों के साथ समस्या रही कि जन्म के साथ में बड़े होने तक एक ओवर केयरिंग का शिकार, जो चीज इनको राजनीतिक सीखनी चाहिए थी कम उम्र में, वो अब सीख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अखिलेश जी योगी जी के लिए अभी जो गलतियां कर रहे हैं निश्चित रूप से भाजपा के लिए उपयोगी है, योगी जी के लिए उपयोगी है। और कहीं ना कहीं योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, वो निरंतर ऐसे सीख उनको निरंतर देते रहेंगे जिससे अखिलेश जी बहुत कुछ सीख पाएंगे। और आज की तारीख में अभी अखिलेश जी और योगी जी की कोई तुलना नहीं। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई नेता विपक्ष में नहीं है जिसकी तुलना योगी जी से की। अच्छा, अखिलेश यादव को आप बड़ा नेता मानते हैं? अखिलेश यादव को आप बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, बड़े नेता तो इस परिप्रेक्ष्य में वो हैं क्योंकि वो एक पार्टी के अध्यक्ष है। इस पार्टी के कई विधायक भी हैं, कई सांसद, और बहुत एक वर्ग है जो उन पे विश्वास करता है। तो इस नजरिए से अगर देखें, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं और मुलायम सिंह जी उस पार्टी के संस्थापक हैं, तो इस नाते बड़े नेता हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये 37 सीटें जो लोकसभा में आ गई, वो उम्मीद थी कि सपा मतलब 37 सीटें पा जाएगी? ये हुआ कैसे? गणित क्या बैठा और गलती कहाँ, चूक कहाँ हुई बीजेपी से? ये रिजल्ट एक्सीडेंट है।
कोई भी हार और जीत के एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं। उसमें एक तो संविधान के मुद्दे को जो इन लोगों ने समाज में व्यापक तरीके से फैलाने का काम किया, कहीं ना कहीं उसमें वो सफल हुए। दूसरा, हम लोगों ने भी इस चुनाव को, हमने, हमारे नेतृत्व ने भी चुनाव को कहीं ना कहीं हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। बहुत टिकट जो कटने चाहिए थे वो नहीं कट पाए। इस वजह से भी परिणाम, मैं बार बार कहता हूँ, कोई एक कारण नहीं था। कहीं हमारी कमजोरी थी और कहीं विपक्ष को कमजोर समझने की हमारी गलती थी। उस नतीजे से ये चुनाव में रिजल्ट का, क्योंकि आप प्रदेश की राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं, हर वक्त हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं, तो क्या ऊपरी और जो प्रदेश के नेता हैं उनके बीच में अनबन को लेके भी कोई प्रॉब्लम हुई जिसका फायदा सब उठा लेंगे? ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान पार्टी, अनुशासित पार्टी, हमारे यहाँ आप हर सीट को देख लीजिए, जिस सीट में भी हम लोग चुनाव हारे, वोट हमारा बहुत बड़े अंतर से हम लोग नहीं हारे चुनाव, हम लोग परिस्थितियों की वजह से हारे। हो सकता है लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, हो सकता है उस कैंडिडेट को पसंद ना कर रहे हो, उस प्रत्याशी को पसंद ना कर रहे हो, वो 2-4% की वायबिलिटी अगर हो जाती है तो उससे रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। वही इस चुनाव में देखने को मिला। अच्छा, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अभी बिहार में रैली चल रही हो या यहाँ पे हो, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का पास सिर्फ एक ही काम है और उसी के बिहार पर वो चुनाव लड़ती है, वो हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बिहार पर वो वोट पाते हैं और उसी से सरकार बना लेते हैं। और तो चुनाव आयोग के ऊपर भी उन्होंने इतना बड़ा ठीकरा ठोका। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी सफाई पेश की है, लेकिन वो लगातार आरोप अभी लगा रहा है। सच्चे मायनों में हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू को डराने की बात, मुस्लिम को डराने की बात विपक्ष ही करता है। आज बताइए, केंद्र सरकार की हर योजना जिसमें कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पक्षपात भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार की हर योजना नीति में कहीं आपको हिंदू मुस्लिम में भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। जब हमारी हर योजना हर गरीब व्यक्ति को अपना लाभ सर्व कर रही है, प्रदत्त कर रही है, तो कहां से ये मुद्दा आ जाता है? ये इनको वोट लेना है, मुस्लिमों को वो का वोट लेना है, तो इनको लगता है कहीं 3 तलाक की वजह से, 3 तलाक के मुद्दे की वजह से कहीं मुस्लिम बहनें मोदी जी से खुश ना हो गई हो, तो इसलिए मुस्लिमों को डराओ। कहीं फ्री में राशन मिल रहा है, कहीं मुस्लिम उससे खुश ना हो जाए, तो इसलिए मुस्लिमों को डराओ। फ्री में आवास मिल रहा है, इसलिए कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है, इससे डराने के लिए अन्य मुद्दों से की वजह से मुस्लिमों को डराने का प्रयास करते हैं। तो एक वातावरण पूरे देश में बना रहे हैं कि मुसलमान भाजपा की सरकार में सेफ नहीं, मतलब डराने का ये छवि बना रहे हैं कि हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान का भाजपा सम्मान करती है, जो अब्दुल कलाम साहब का सम्मान कर रहे हैं। अब जो कसाब का सम्मान कर रहे हैं, उनसे अगर सम्मान की उम्मीद आप उनके लिए सम्मान की उम्मीद भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं भी आप सरकार से करेंगे, तो ये तो भाजपा नहीं। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था, क्योंकि जब मुख्तार अंसारी का जनाजा हो या इन लोगों का निकला तो हजारों की भीड़ थी। उन मुसलमानों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब भेदभाव नहीं है, यह तो भाईचारे की। मुख्तार अंसारी जिस क्षेत्र में से विधायक रहे, जहां से सांसद रहे, उनकी क्या कार्यशैली रही, कौन एक वर्ग रहा जो उनसे विशेष रूप से प्रभावित रहा, ये तो जरूरी नहीं है कि आज मान लीजिए किसी तानाशाह के साथ में पूरा देश उसका खड़ा हो जाए तो वो सही मान लिया जाएगा, ये तो जरूरी नहीं। क्या परिस्थितियां रही हैं, क्या वहां के लोगों के बीच में निश्चित रूप से बहुत से लोग उसको अच्छा ही मानते रहे होंगे, तभी तो इतनी बड़ी संख्या उसके साथ रही, इतने बार वो चुनाव भी जीता। हो सकता है बहुत जगह भय का वातावरण भी रहा हो, और जो बहुत से विषय कोर्ट में सब्जुडिस हो जाते हैं तो उस पर हम लोग बोल भी नहीं सकते। आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी में बड़ा बाहुबली किसे मानता? देखिए, कोई मैं उसको बाहुबली नहीं मानता। सपा में बहुत अच्छी सांसद थी, वो बाहुबली नहीं मानता। सपा में उस व्यक्ति को बाहुबली नहीं मानता जो गरीबों को सता करके अपने साम्राज्य को स्थापित करे। मैं उस व्यक्ति को ना बाहुबली मानता हूँ, ना कोई बड़ा व्यक्ति मानता हूँ, न ताकतवर मानता हूँ। आपको लग रहा है मौका परस्त लोग हैं, जब ताकत में होंगे तो गरीबों को धमकाएंगे, डराएंगे, उनकी जमीनों को कब्जा करेंगे, उनकी संपत्ति को कब्जा करेंगे और अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। जब इनका साम्राज्य समाप्त हुआ तो बिठूर की जनता का
के बीच में क्या माहौल था, क्योंकि सबकी नज़र थी उस समय जिस तरीके का माहौल विधानसभा में देखा और फिर जो उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि योगी जी बहुत कम अग्रेशन में आते हैं और जब वो आते हैं तो इसका सीधा सा मैसेज होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ये हमारे भी ठूस में ये मेरा खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि हिंदू मुस्लिम मकड़ा पिछड़ा दलित हर वर्ग बड़े प्रेम के साथ यहाँ रहता है। समाज का हर वर्ग के भीतर ये विश्वास है कि वो मेरे पास तक आएगा, उसके साथ न्याय होगा, उसकी बात सुनी जाएगी, उसके जो अधिकार है उसको दिलाने का प्रयास होगा। और रही बात ये प्रदेश स्तर के जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, निश्चित रूप से देखिए कि हर मुद्दे पर जनता योगी जी के साथ है। लोकतंत्र में हार और जीत का सबसे बड़ा मापदंड चुनाव, और हर चुनाव में इन सभी घटनाओं के बाद में जनता ने योगी जी के पक्ष में मुहर लगाने का। यूपी के विकास को आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक के जो भी 2017 से मैं अभी तक की बात कर रहा हूं, पहले के यूपी में और अब के यूपी में क्या फर्क है? एक विधायक के तौर पे पूछ रहा हूं मैं। 2014 और 17 के पहले के यूपी जब आप प्रदेश के बाहर जाते थे तो उत्तर प्रदेश का गुंडा राज फेमस था, उत्तर प्रदेश का माफिया राज फेमस था। कोई बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के भीतर आकर के व्यापार करने की चेष्टा नहीं करता था, हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उत्तर प्रदेश की टूटी सड़कें फेमस थी, उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता ना हो पाना एक प्रमुख मुद्दा होता था। उत्तर प्रदेश के बहुत से कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की एक नकारात्मक छवि पूरे देश में थी। लेकिन 2017 के बाद आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर। आज उत्तर प्रदेश आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों का इलाज कराने वाला नंबर 1 प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा आवास देने वाला राज्य, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से सबसे ज्यादा आवास देने वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। चारों तरफ एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रयास काम ये सरकार कर रही है। मेट्रो बड़े बड़े शहरों में बनती हुई दिख रही है। आज हमारे कानपुर की मैं केवल उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि कानपुर में हमारे यहाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में अगर सबसे तेजी के साथ कहीं पर मेट्रो रेल सेवा का विस्तार हुआ है तो हमारी कानपुर की धरती पर हुआ है। 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, 2 फेज बहुत जल्द बनकर के तैयार होने वाले हैं। रिंग रोड हमारे कानपुर में फर्स्ट फेज 2026 में सितंबर में बनकर को मिल जाएगा। ये हमारे उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकनीर को देने का काम जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात योगी जी कर रहे हैं, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था पहुंचाने की बात जो मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसमें बहुत बड़ा सहायक के रूप में साबित होगा। और भी अब की बार विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने ये भी एक लक्ष्य रखा है कि हम लोग अपने उत्तर प्रदेश का एक उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजने का काम करेंगे। ये भी एक प्रदेश, अपने देश नहीं प्रदेश ये काम करने जा रहा है। तो एक कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर में आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में बाहर का हर उद्यमी आकर के तो अपना उद्यम लगाना चाह रहा है। डिफेंस कॉरिडोर चारों तरफ 7 साल के अंदर बन गए। आज ब्रह्मोस मिसाइल आपके उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विकास की ऊंचाइयों पर चढ़ने का काम। सुरक्षा के मायने से आप कैसे देख रहे हैं अपने कानपुर को और उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, पहले के मुकाबले और अब में क्या बदलाव है? क्योंकि नारी सुरक्षा की बात की जाती है, तो पहले में अब में क्या बदलाव है और कितनी सुरक्षित है नारियां? वैसा संतुलन चाहिए कि रात में अगर 12 बजे भी महिला अकेले जा रही हो तो उसको सुरक्षा मिले। निश्चित रूप से है, ऐसी सुरक्षा है। ये घटनाएं तो क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, उस अवसर से देखेंगे तो घटनाएं तो होती है। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बहुत बड़ा अंतर आया। स्मार्ट पुलिसिंग बढ़ी है, आपके पास अनेकों टोल फ्री नंबर्स हैं, उनमें आप फोन करके अपनी सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सूचना दे सकते हैं, जिस पर पुलिस तुरंत त्वरित कार्रवाई करती है, जिसकी निगरानी हमारे बड़े बड़े अधिकारी स्वयं करते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समीक्षा करते रहते हैं। उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में आज कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिनको मैं तो कहूंगा कि अपराधियों की कमर तोड़ने का काम इस प्रदेश में किया गया है, जिसको रोल मॉडल के रूप में
पूरा देश देख रहा है। आप अन्य प्रदेशों में जाइए, देश के अन्य कोने में जाइए, यहाँ तक कि बाहर भी जाइए, और योगी जी का अगर आप नाम ले लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर योगी जी का नाम लीजिए। कई स्टेटों में कहा जाता है कि अगर करना है वो तो लोग कहते हैं कि योगी जी को हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी विपक्ष ने बहुत मुद्दा उठाने का कोशिश किया, हालांकि उतनी सफलता मिली नहीं। स्कूल मर्जर को लेके क्या था सरकार का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बातों को सामने रखा लेकिन स्पष्ट तौर पर समझा नहीं पाए। मर्जर वाला जहाँ तक ये गलत फहमी फैलाई विपक्ष के माध्यम से कि हर स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा, दूर वाले स्कूल को पास में कर दिया जाएगा, बच्चों जहाँ कम होंगे उनको, ऐसा कहीं नहीं। कहीं ना कहीं शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारे प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए योगी जी प्रयासरत थे। आप गौर करिए, तब 2017 में योगी जी की सरकार बनी थी तो सबसे पहला फैसला उन्होंने कैबिनेट में क्या किया? सबसे पहला फैसला कैबिनेट में उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया था, और दूसरा फैसला उन बच्चों को, जो बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते थे, जो ठंड के मौसम में बिना जूते मोजे के स्कूल जाते थे, बिना स्वेटर के, बिना ड्रेस के। आपको याद होगा पहले स्कूल के बच्चों की ड्रेस क्या होती थी? खाकी पैंट, व्हाइट शर्ट, एक होमगार्ड वाली ड्रेस, जो बेचारे बच्चे पा जाते थे और वो बड़े बड़े सप्लायर भ्रष्टाचार करके उनको जो खराब से कपड़ों की ड्रेस उनको दे देते थे। और वो बच्चों की तो सोच कहीं ना कहीं जो एक हीन भावना से बचपन से ग्रसित हो जाते थे। पब्लिक स्कूल के जब बच्चे को देखते थे खुद को देखते थे, उस भावना को बदलने का काम योगी जी ने किया। पहली कैबिनेट के पहले फैसले में उन्होंने बच्चों को जूते, मोजे, स्कूल की ड्रेस का कलर एक पब्लिक स्कूल वाला बनाने का काम किया, तो एक संकेत दे दिया कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए, मेरी सरकार के रहते हुए इन बच्चों के लिए काम होगा। स्कूलों में आप जाकर के देखिए, हर स्कूल में टाइल्स लग चुके हैं, को सुंदर बनाने का काम सरकार ने किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये स्कूल मर्जर वाली जो बात थी, एक नीतिगत फैसला है जिसमें ऐसे विद्यालय जिनको जोड़ करके अच्छे विद्यालय का स्वरूप दिया जाए, उसके लिए समीक्षा करने का काम सरकार, व्यवस्थाएं बेहतर मिल सके बच्चों को जो गरीब हैं। अब हालांकि वो पीडीए बना के क्लासेस देने का काम कर रहे हैं लेकिन सफलता इतनी नहीं मिल रही है। नियत में उनको चांद नहीं देखना है, उनको चांद में दाग देखना है, तो उनकी सोच। तो संजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरी बार योगी जी से मुलाकात कब हुई और क्या मंत्र देते हैं वो, क्योंकि मैंने सुना है कि अपने विधायकों को मंत्र देते हैं, कि इसी मंत्र के माध्यम से, तो आपको क्या मंत्र दिया है? जब भी मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करते हैं वो मिलते हैं, और हमसे नहीं मिलते, सभी विधायकों से मिलते हैं। जो भी उनसे प्रयास करता है उससे मिलते हैं, और हमेशा उनका ये कहना है कि आपको गरीबों के लिए काम करना है, आपको अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं के बारे में बताना है, हर विभाग के बारे में उनको डीप नॉलेज है। उनसे जब हम किसी भी विभाग के किसी समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, उसका वो जवाब देते हैं, उसको निश्चित रूप से उसका निस्तारण करने का काम। बिल्कुल। ये भी जानना चाहूँगा, कभी जीवन में कोई ऐसी घटना जिसने अंदर से तोड़ दिया हो आपको, या कोई एक ऐसी घटना जिसने इतना मोटिवेट किया हो कि अब तो मैं रुकना नहीं हूँ, मतलब रफ्तार में भागना है? ये दोनों घटनाओं के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। स्वभाव है, जब मुझे कोई चैलेंजिंग परिस्थिति मेरे सामने आती है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, मैं 2 घंटे ज्यादा विचलित नहीं होता हूँ। ऐसा नहीं है मैं विचलित नहीं, ये जो लोग कहते हैं कि हम विचलित नहीं होते हैं तो वो झूठ। हम इंसान है, विचलित सब होते हैं। जब कोई दिक्कत आती है, हमारे किसी व्यक्ति के सामने दिक्कत आती है, या हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं, विचलन वो 2-4 घंटे का होता है। लेकिन ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, बड़ी से बड़ी चुनौती को उस विचलन के बाद फेस करता हूँ। और ये कि विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि अगर हम सही हैं तो हमारे योगा करते हैं क्या आप भी? हम योगा भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं, कि मतलब खुश रहने का और खेलने का कोई मौका छोड़ते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर खिलाड़ी जो होता है अगर उसकी किसी भी खेल में रुचि है, जैसे मेरी रुचि क्रिकेट, तो क्रिकेट या जो मैंने उसमें समय दिया है क्रिकेट में अपने जीवन, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ने मुझको कुछ नहीं किया। क्रिकेट ने मुझको बहुत कुछ सिखाने का काम किया कि विपरीत परिस्थितियों में हमको कैसे धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए,
वो जो हमारे साथी रहे, वो आज तक वो परिवार के रूप में बचपन से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं, हर खेल आपको कुछ ना कुछ देने का काम करता है, उसको पॉजिटिव वे से हमको आपको सोचना चाहिए, और कुछ नहीं देता तो कम से कम तुमको स्वस्थ रखने का काम हर खेल। बिल्कुल सही बात। जितनी मुझे जानकारी है कि 3 बच्चे हैं आपके प्यारे से, तो पिता के तौर पर उनको कितना टाइम दे पाते हैं? ये सच्चाई है, समय कम दे पाता हूँ, और लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मेरा ये प्रयास है कि बच्चों के भीतर संस्कार और जो हमारा ग्रामीण परिवेश में हमारा परिवार पला बढ़ा है, वो संस्कार उन बच्चों के भीतर भी आना चाहिए। बच्चों के भीतर किसी तरह का मद अहंकार नहीं होना चाहिए, और शिक्षा अपनी जगह है, उनके अंदर संस्कार भी होना चाहिए। उसी का प्रयास मेरा रहता है। जब भी मन घबराता है तो विधायक अभिजीत सिंह सांगा किनको याद करते हैं? किनको याद करके जो है लगता है कि ठंडा हो जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, इससे पार पा जाऊंगा? कोई ना कोई ऐसा होता है हर इंसान के लाइफ में कि जब मन घबराता है तो उसका चिंतन होता है कि अब मैं निकल जाऊंगा, मुझे डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं और आगे बढ़ते जाना। मेरा तो एक आपके माध्यम से मैं एक संदेश देता हूं। हम लोग सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, मैं जो आध्यात्मिक हूं, लेकिन मेरा मानना है, ये हो सकता है मेरी एक सोच हो, कि जो इस धरती पर जिसने हमको जन्म दिया है, हमारे माता पिता, आप वैष्णो देवी दर्शन कर रहे हो, आप मैयर देवी दर्शन कर रहे हो, आप पूरे महाकाल के दर्शन कर रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, लेकिन ये सब जाना व्यर्थ है अगर घर में तुम्हारे माता पिता दुखी। इस युग में और किसी भी युग में जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है, जिनके आप अंश हो, वही भगवान है। उनको जब भी आप अपने संकट में याद करोगे, वो दुनिया में है नहीं है, वो जरूर आपको आशीर्वाद देंगे, आपको हर दुविधा हर कष्ट से दूर निकालने का काम करें। आज जितने हमारे त्यौहार हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, और देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर पे बैठ के मतलब फूल भी फेंके जाते हैं भक्तों के ऊपर। पहले ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि मठ के योगी जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या कोई मठ का मतलब जो योगी होता है मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है क्या? इससे पहले भी बहुत सारे लोग रहे गद्दियों पर बैठे, लेकिन योगी जी का इतना विरोध क्यों है? देखिए, विरोध योगी जी का इसलिए है क्योंकि आज जनमानस उनके साथ है। ये लोग तो ये चाहते हैं कि खुद गद्दी से कभी ना हटे, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अगर दूसरे दल के विचारधारा के लोग अगर गद्दी पर बैठ गए हैं तो अब उनकी कमियां निकालें। आज योगी जी की कमी नहीं निकालता। योगी जी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते, योगी जी पर जातिवाद का आरोप नहीं लगा सकते, योगी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। आज इसलिए ये लोग परेशान हैं। जिस समय चुनाव होगा और जनमानस चुनाव कर रही होगी, तुलना कर रही होगी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी होंगे, दूसरी तरफ ये विपक्ष के लोग होंगे, अखिलेश जी होंगे, राहुल जी होंगे। आप बताइए, कंपेरिजन करिए, योगी जी से इनकी कोई तुलना है? कोई तुलना नहीं। अखिलेश जी तो खुद कहते हैं कि योगी जी को केंद्र में भेज दो तो यहाँ का रास्ता साफ हो जाए। परेशान है ना, वो जानते हैं योगी जी के रहते हुए उनको यहाँ पर मौका नहीं, भाव नहीं दे। तो कई बार कह चुके हैं, जनता से समझदार कोई नहीं। जनता को जनार्दन कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ, जनता को जब चुनना होगा, जनता एक ईमानदार, सशक्त, मजबूत नेतृत्व को चुनने का काम करेगी। ऐसे नेतृत्व को चुनने का काम नहीं करेगी जो माफियाओं के गोद में पला पड़ा। ये अंतर। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए इन केस कि अगर योगी जी सेंट्रल में चले जाते हैं तो यूपी का चेहरा कौन होगा? देखिए, भाजपा और भारतीय जनता पार्टी में एक मोदी एक योगी नहीं है। यहाँ बाल्यकाल से बच्चों को, जो कार्यकर्ताओं को जो संस्कार दिए गए, अनेकों योगी और मोदी भारतीय जनता पार्टी में है। कोई दूसरा योगी यहाँ पर होगा? वो तो मध्य प्रदेश और वहां पे भी हमने देखा जो तप करके आपके बीच में आ चुका होगा। कि मोहन यादव जी की बात करें, उनकी बात करें, वो खुद शॉक्ड में थे जब उनका नाम अनाउंस कर दिया गया कि आप मुख्यमंत्री हैं। तो शॉक्ड करना काम है बीजेपी का। में किस कार्यकर्ता को कहाँ जिम्मेदारी, दायित्व दे दिया जाए, और निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि वो उस दायित्व को निभाने लायक होगा तो फिर वो दायित्व दिया जाता है।
अभिजीत सिंह सांगा, अगर आगे चल के और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो पहला काम क्या करेंगे जो लग रहा है कि यार ये अभी अधूरा है, अभी अगर मुझे जिम्मेदारी मिले तो पहला एक्शन इसी पे होगा? देखिए, मेरी जहां तक मेरा मानना है, आज की तारीख में जनमानस केवल समय पर न्याय चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी काम, जो हमारा निर्णय हो, जो हमारा एप्लीकेशन हो, या जो मेरी प्रार्थना हो, या जो निर्णय होना हो, वो समय पर। और कहीं ना कहीं बहुत सुधार भी आया है, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। त्वरित एक्शन होना चाहिए, इतना समय नहीं है। और कभी कभी समय, मैं केवल पैसा लेना, धन लेना ही भ्रष्टाचार नहीं मानता हूं। किसी काम को डिले कर देना, देर कर देना, किसी को परेशान कर देना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करके अगर एक्शन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार की छवि और बेहतर होगी। बिल्कुल सही बात है, सरकार की छवि और बेहतर होगी। महिलाओं को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे कि महिला, अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली कि महिलाओं के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, योगी जी ने तो स्पष्ट कर रखा है कि अगर किसी बच्ची को छेड़ा भी तो अगले चौराहे पे ढेर कर दिए जाओगे। वो देखने को भी मिला कई बार, लेकिन उसके बाद भी कुछ घटनाएं घट रही हैं। उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि सबकी नज़रें जो हैं योगी जी पे हैं, उनके जो विधायक हैं या बीजेपी के सांसद है, सबके ऊपर नजरें। लग रहा है कि पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। मुद्दे हैं, मैं स्पेशल केस नहीं गिना सकता आपको, लेकिन बहुत से ऐसे भी केस हैं जो 24 घंटे, मतलब 1 महीने के भीतर भीतर उनमें जजमेंट हो गए, सजाएं हो गई। बहुत से ऐसे भी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां कोई दुर्दांत घटना हुई है, उसके बाद इनकाउंटर भी देखने को मिले हैं। ऐसे अपराधियों को ठिकाने भी लगाया गया है। तो ये केवल देखिए, ये जो घटनाक्रम होते हैं, इससे अपराधियों तक मैसेज जाता है कि सरकार में अगर आप गलत काम करेंगे तो आप पर कठोरतम कार्रवाई होगी। और ये देने में सरकार सफल हुई। कुछ घटनाएं निश्चित रूप से ऐसी घटती हैं जिन पर हम सबको शर्मिंदगी होती, लेकिन ये सरकार जब कार्रवाई कर देती है तो निश्चित रूप से उन गरीबों के, उन पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम सरकार करती है। अच्छा, मैं देश के प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ, तीसरा कार्यकाल है उनका, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, लेकिन विपक्ष के द्वारा कई अपशब्द बोले जाते हैं जिनको शायद हम सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। तो लग रहा है कि राजनीति का ये स्तर जो है वो इस तरह का होना चाहिए। देखिए, मानसिक संतुलन कब बिगड़ता है? जब आपके पक्ष में वातावरण नहीं होता। आज विपक्ष ये देख रहा है कि अनेकों प्रयास करने के बाद भी वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा, तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। जब अपने देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, आपके देश के प्रधानमंत्री, और अगर आप उनके लिए शब्द बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से जनमानस, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जनता सब समय आने पर इनको जवाब देगी। और योगी जी को तो बोलने से डरते हैं। योगी जी के बारे में ऐसे कोई शब्द सुनने को नहीं मिलते, बस बाबा जी भले कह देते हैं, लेकिन बाकी वैसे शब्द सुनने को नहीं मिलते। कहीं ना कहीं बोल नहीं भी बोलते हैं और बोल भी सकते हैं। अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से इनके जनमानस, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जनमानस सब देख रहा है। इनके हर कुकृत्य के हिसाब जनमानस चुनाव के माध्यम से दे देता है। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि योगी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो किसी का भी बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं चाहता हूं कि एक हाथ में उसके शास्त्र हो और एक में मतलब डिग्री हो। तो लेकिन विपक्ष इसे गलत तरीके से शो करता है या ये दिखाने की कोशिश करता है कि अरे नहीं, एक तबके को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। मुस्लिम वर्ग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख करके हम वो चाहते हैं कि उस समाज में लोग केवल धार्मिक कट्टरता की बात करें। वो नहीं चाहते, वो जितना खर्च मदरसों में करना चाहते हैं, जितनी सुविधाएं वो उलेमाओं को दिलाना चाहते हैं, वो सुविधाएं वो उनकी शिक्षा क्यों नहीं बात करते, ना चर्चा करते। योगी जी का प्रयास है कि वो शिक्षित हों, अंग्रेजी भी जाने, हिंदी भी जाने, मेडिकल भी जाने, साइंस भी जाने, टेक्नोलॉजी भी जाने। और जब वो जानेंगे तो निश्चित रूप से, मैं बार बार कहता हूँ, हर वर्ग में अच्छे बुरे लोग होते हैं, उस वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो इस हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की बात।
आपको लगता है कि बीजेपी ने जो मुस्लिम वोटर्स हैं या जो मुस्लिम लोग हैं उनका भरोसा जीतने में कामयाब हुई है? कितने परसेंट कामयाब? परसेंट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से सफल हुई है। और बहुत जगह से उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। हमारी पार्टी के साथ कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं और समय समय पर साथ भी करके भाजपा की सरकार बनाने का काम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबकी नजरें थी, क्योंकि जिस तरह से कायराना हरकत करी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जाति धर्म पूछ के गोलियां चलाई हैं, तो इसका एक बहुत गंदा मैसेज क्या लग रहा था एक प्लानिंग के तहत किया गया है कि जाति धर्म के जो पूछ कर गोली मारेगी उसके पीछे भी एक प्लानिंग थी? और दूसरा, अब नजरें थी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि अब वो क्या करेंगे। उम्मीद तो पूरी थी कि प्रधानमंत्री जी शांत बैठने वाले नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जहां तक जाति धर्म की बात और पहलगाम वाली घटना की बात, ये घटना पूरे देश के लिए एक मैसेज है। उन्होंने जाति पूछ करके गोली नहीं मारी, उन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी। उन्होंने आपकी शारीरिक स्थिति को देख करके गोली मारी है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने पूरे देश को ये संदेश देने का काम किया है कि आपको जातियों में नहीं बंटना। खासतौर पर सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाइयों को ये संदेश देने का काम किया है कि आप जातियों में बट करके नीचे आप लोग लड़ने का काम कर रहे हो, लेकिन जब भी तुम पर कार्रवाई होगी या तुम पर कोई आतंकी घटना होगी तो धर्म देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी हैसियत औकात दिखाने का काम किया, आतंकवादियों को हैसियत औकात दिखाने का काम किया। और मैं अपने देश की जनता को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि हम आपको जातियों में बंट करके इस देश को कमजोर नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी इस देश में संकट आएगा तो आपसे आपकी जाति नहीं पूछेगी, आपसे आपका धर्म पूछेगा। सारी चीजें, सारी घटनाएं जो हैं वो लोगों ने देखी, लेकिन अखिलेश यादव ने सदन में सवाल उठाया कि जो पहलगाम के आतंकवादी थे उनको जब एनकाउंटर में हमारे वीर जवानों ने मार गिराया तो उन्होंने बोला कि यही वक्त था उनको मारने का, उस पर भी पॉलिटिक्स। तो क्या लग रहा है स्तर कहाँ जा रहा है पॉलिटिक्स का? क्योंकि उसमें हमारे कानपुर का बेटा भी एक शहीद हुआ। तो ये इस स्तर को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि अगर कार्रवाई ना करो तो भी कहते हैं आपने क्या क्या किया क्या नहीं किया, और कर दिया तो कह रहे हैं कि अब क्यों किया। मौके पे करते हो आप लोग। ये वो लोग हैं जिनका बस चले तो ये पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान में चुनाव लड़ने का काम करें। ये वो लोग हैं। ये अगर हिंदुस्तान में केवल चुनाव जीतने के लिए इनका बस चले तो पाकिस्तान के वोटरों को यहां पर ला करके अपने पक्ष में वोट डलवा लें। ये जनमानस में बेनकाब हो चुके हैं। ये वोट पाने के लिए कलमा भी पढ़ सकते हैं, ये वोट पाने के लिए टोपी भी लगा सकते हैं, ये वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम भाइयों में दंगे भी करवा सकते हैं। तो ये बेनकाब हो चुके हैं। मैं तो इस पक्ष में हूं जो जिस धर्म को मान रहा है, जिसकी आस्था जिस धर्म में, वो उस धर्म का सम्मान करो। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म को अपमानित करें या उसको कहीं पे उसका सम्मान करें। आखिरी दो सवाल। पहला कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर 27 में यूपी में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? और दूसरा, जिस तरीके से सनातन को लेकर, या मैं कह रहा हूं किसी भी धर्म को लेकर या किसी भी जाति को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या सांगा बहुत जल्द बिठूर के लिए स्पेशल क्या करने वाले हैं जिसको उनको इंतजार है और जो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि बिठूर की जनता को जरूरत है? मुझे बिहार चुनाव की जहां हमने सबसे पहले बात की, बिहार चुनाव के लिए मैं तो केवल इतना कहूंगा कि बिहार को सुशासन की आवश्यकता है, बिहार को सबका साथ सबके विकास की आवश्यकता है, बिहार को हम लोगों को बंगाल नहीं बनने देना है। अगर बिहार को अस्मिता को बचाना है, बिहार के सम्मान को आगे बढ़ाना है, बिहार को उत्तर प्रदेश की तरह विकास के रास्ते पर लाना है, तो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को जिताने का काम करना होगा। यह बिहार की जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। और 27 में उत्तर प्रदेश की यहाँ रही बात, तो योगी जी के नेतृत्व में 27 में फिर भाजपा की सरकार बनने का काम होगा और तीसरी बार योगी जी लगातार मुख्यमंत्री बन करके देश में कीर्तिमान बनाने का काम करेंगे। और जहां तक आपने जो बिठूर के लिए बिठूर के विकास की बात की है,
निश्चित रूप से बिठूर विकास के नए आयाम पर आगे बढ़ेगा। जिस तरह मथुरा वृंदावन का विकास हुआ है, जिस तरह अयोध्या जी का विकास हुआ है, जिस तरह काशी विश्वनाथ जी का विकास हुआ है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बिठूर का भी विकास हो, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। योगी जी ने आश्वस्त भी किया हुआ है और जिसके बहुत से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है जो पास हो जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसके अतिरिक्त आपने पूछा था, 2 प्रश्न थे। हाँ, वो जवाब उसके दे दिए, लेकिन चलिए मैं याद दिला दे रहा हूँ। न्यूज़ प्लस के दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि पत्रकारिता को लेकर भी जो है बड़ा आजकल उंगली उठा दी जाती है। अब अगर आपसे सवाल पूछो तो सामने वाले कहते हैं कि भैया ये उनसे मिले हुए हैं, और अगर विपक्ष से पूछो तो कहते हैं इनसे मिले हुए हैं। तो पत्रकारिता को लेकर आप क्या, क्योंकि देख रहे हैं अखिलेश यादव भी कभी कभी झाड़ देते हैं कि अरे आप बीजेपी के हो, राहुल गांधी कहते हैं अरे आप बीजेपी के हो। अब पत्रकार करे तो करे क्या? सांगा साहब क्या सोचते हैं पत्रकारों को लेकर, ये भी बता दीजिए न्यूज़ प्लस के दर्शकों को। मैं एक बात हर वर्ग, हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोग, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अन्य व्यवसाय कोई हो, इसी तरह आपका जो पत्रकारिता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का। निश्चित रूप से ऐसे भी रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपने रक्त से इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसके बाद भी अनेकों आंदोलन, अनेकों मुद्दों पर इन पत्रकारों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश के लिए, इस इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। आज भी मैं जान रहा हूं, बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स को जान रहा हूं, पत्रकारों को जान रहा हूं, इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को जान रहा हूं, जो बड़ी ईमानदारी के साथ अनेकों कठिनाइयों को सहते हुए इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। होता है हमारे पॉलिटिक्स में, जब सब अच्छे लोग नहीं हो सकते, हर फील्ड में सब अच्छे लोग नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस पूरे एक वर्ग को बदनाम करने का प्रयास करते हो, लेकिन मेरा जो अभी तक का अनुभव है, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। मुझे तो अच्छे लोग मिले। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जाते जाते बस आपसे ये कहूँगा, क्योंकि योगी जी ने कह दिया है कि अयोध्या में तो राम जी का भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है और विदेश से भी लोग आ रहे हैं, और मथुरा ये भी कृष्ण जन्मभूमि है, तो इसमें जो लोग कुछ भी कह रहे हैं कहते रहे, जो होना है वो होके रहेगा। तो सांगा जी उस पर क्या कह रहे हैं? होना भी चाहिए। भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बनेगा, भगवान कृष्ण जी के जन्म स्थान पर कृष्ण मंदिर बनेगा, इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? सबको सहयोग करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मस्जिदें और खुलेंगी क्या? नहीं, मस्जिदें नहीं खुलेगी, लेकिन मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि जहां जहां विवादित स्थान, क्यों ना एक हाथ आगे आप बढ़ाएं। आज तक इस देश के इतिहास में कहीं ये सुनने और देखने को नहीं मिला है कि किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना। तो इसमें न्याय पक्ष की बात करने में बुराई क्या है? देखिए, अयोध्या वाले विषय पर एक अपील करता थे, पक्षकार थे, मुस्लिम भाई थे, उन्होंने समर्थन दिया, वहां मंदिर बना। ऐसे हर मुस्लिम भाई को आगे आना, और वहाँ जगह भी दी गई, मस्जिद के लिए भी जगह दी गई। विवाद को खत्म करना चाहिए, बुरा क्या है? बिल्कुल सही बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो आपने देखा कि निर्भीक, निडर और जमीन से जुड़े हुए नेता तो हैं ही हैं, और जनता के बीच में उनका कितना प्रेम है वह आप बातचीत से समझ भी गए होंगे। और उन्होंने बिठूर की जनता से वादा भी किया है कि आने वाले समय में बिठूर में इतने विकास के पंख लगेंगे कि लोग देखेंगे। और चाहे प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, हर चीज को लेकर खुलकर जवाब दिया है, बहुत स्पष्टीकरण के साथ जवाब दिया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी के साथ हमारा एक खास इंटरव्यू। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।